नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से विज़न दाऊद नगर में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत दिन हो गया था आपसे इंटरेक्ट हुए, चूँकि प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट्स बनाए होंगे। आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग आज सीखेंगे। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में जो आप लोग पढ़े होंगे लिमिट्स, उसी का एक पार्ट आगे है। क्लास 12th में लिमिट के बाद हम लोग कॉन्टिन्यूटी सीखेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सातत्य। ठीक है, जिसमें आपके एक चैप्टर है जिसमें दिया होगा आपको सातत्यता का परीक्षण कराने के लिए क्वेश्चन ढेर सारे आएंगे। जनरली इसे बच्चे काफ़ी टफ मानते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट होता है, काफ़ी इमेजिनेशन चीज़ें होती हैं इसमें, और डेफिनेशन बेस्ड कुछ चीज़ें होती हैं। पूरा थ्योरी पर आधारित होता है, जिसमें आपका कोई न्यूमेरिकल कोई कैलकुलेशन सॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी समस्याएं आधारित होती है इस पर। और यह पूरा कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो ये आपको काफ़ी आसान लगने वाला है। और याद रखिएगा, क्लास 12 के बाद आप किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन करो टेक्निकल लेवल का, तो यह चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और आप अगर बीएससी करते हो, बीटेक करते हो, तो भी यह चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा। यह आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। स्टैंडर्ड एडवांस लेवल का जो मैथमेटिक्स होता है, उसमें आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारा जो चैप्टर है आपका सातत्य मतलब कंटिन्यूटी है, जो कि हमारे कैलकुलस पार्ट का चैप्टर है, जो ये हम लोग को पढ़ना है। हम लोग क्लास 12 का जो सिलेबस है काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये जो चैप्टर है हमारा सातत्य परीक्षण, यह हमारा कैलकुलस का पार्ट है। और कैलकुलस जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं क्वेश्चन है, लगभग 44 मार्क्स कंटेन करता है। अगर आपको कैलकुलस अच्छे से आ जाता है, समझिए कि आपका 44 मार्क्स सिक्योर है। काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे फलन के सिलेबस में क्या क्या हमको पढ़ना है। जो कलन में है कैलकुलस पार्ट में, सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद अवकलनीयता पढ़ना पड़ेगा, जिसका आपका चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी इंग्लिश से बोलते हैं। इसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, अवकलन के जो हमारे डिफरेंशिएशन है। फिर इसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद हमको इंटीग्रल्स मतलब इंटीग्रेशन पढ़ने पड़ेंगे, उसके ढेर सारे कॉन्सेप्ट है। फिर आपको उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा ओवरऑल मिला के लगभग आपको 44 मार्क्स का डिपेंड करता है। और याद रखिएगा कि अगर आपको इसमें से कोई भी एक पार्ट नहीं आता है, तो बाकी पार्ट पढ़ने में आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो जैसा ही क्लास 11th में आप लिमिट्स पढ़े होंगे, लिमिट्स का थोड़ा सा ये चीज़ें लिया गया है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा लिमिट्स में भी आएगा। तो ये हमारा जो पार्ट है कंटिन्यूटी, आज इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। अगर आप कंटिन्यूटी अच्छे से समझ जाते हैं तो ये पूरा जुड़ा हुआ पोर्शन, ये जो बाकी के 4-5 कॉन्सेप्ट है, इस 4-5 कॉन्सेप्ट में भी कंटिन्यूटी का इस्तेमाल होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूटी है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैं उसको एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाऊंगा, इसका डेफिनेशन भी समझाऊंगा। अगर इसके ग्राफ और इसके डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हैं तो ये बनाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो मेरा जो लेक्चर है ये लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लोग कंटिन्यूटी के डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो कंटिन्यूटी मतलब सततता क्या होता है। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, जो हमारे लाइफ में डेली घटित होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊँ कि एक कंटिन्यूटी होता है क्या है। अगर जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल को आप समझ जाते हो, तो मैं आपसे उम्मीद आप ये करोगे कि आप कंटिन्यूटी को भी समझ जाओगे। इसके कुछ नियम और कानून होते हैं, इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, जिसको आप याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान होता है। सारा खेल प्रैक्टिस का है। तो आइए हम सबसे पहला काम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मैं राहुल जायसवाल वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, और हमको आके औरंगाबाद पढ़ाना होता है दाऊद नगर में। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि हमारा जो ट्रेन है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि 8:30 बजे समथिंग जो बुद्ध पूर्णिमा है पर हम बैठते हैं, और लगभग 8:30 बजे बैठते हैं, तो हमको 12-1 बजे समथिंग आपका औरंगाबाद स्टेशन, अनुग्रह नगर स्टेशन हमको पहुंचा देता है, जिसके बीच में कई स्टेशन आते हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊँ कि ये मेरा वाराणसी है, ये स्टेशन। वाराणसी के बाद हमारा एक स्टेशन आता है आपका मुगल सराय। ठीक, मुगल सराय के बाद आपका आता है भभुआ स्टेशन, मान लीजिए। अब भभुआ स्टेशन के बाद मैं डायरेक्ट मान लूँ आपका सीधे अनुग्रह नगर मतलब एन रूट। ठीक है, इसके बीच में ढेर सारे स्टेशन आते हैं, मैं फ़िलहाल 4 स्टेशन की बात करता हूँ। तो अगर हम बुद्ध पूर्णिमा ट्रेन में बैठते हैं और सीधे हम ट्रेन से उतरते नहीं हैं और सीधे हम कहाँ पहुँच जाते हैं, अनुग्रह नारायण,
तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कोई हमसे पूछे कि मुगल सराय की बात करें, इस स्टेशन पे कोई एग्जांपल की बात करें, तो मेरा जो ट्रेन है कंटिन्यूअस बिना रुके मैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर स्टेशन पे जो हमारी ट्रेन रुकती भी है तो भी अगर आपसे बात की जाए कि जो मैं हूँ, मैं इस ट्रेन स्टेशन पे जब हमारी यह ट्रेन रुकती है तो भी मैं इस ट्रेन पे बैठा था। अगर जो हमारा ट्रेन है भभुआ जंक्शन पे जाती है तो भी मैं इसी ट्रेन पे बैठा था, अनुग्रह नारायण जाती है तो भी मैं इस ट्रेन पे बैठा था। इसका मतलब ये है कि मैं बिना ट्रेन को चेंज किए लगातार एक ही ट्रेन से वाराणसी से आपका जो अनुग्रह नारायण तक पहुँचा, मतलब कंटिन्यूअस बढ़ता रहा। तो इसका मतलब रहा कि मैं क्या रहा इस सिस्टम पे हमेशा सतत रहा। जैसे मुगल सराय से भी पहले यहाँ बात करूँ तो भी मैं इसी ट्रेन में था, मुगल सराय के बाद भी मैं तो भी इसी ट्रेन पे था। इसका मतलब ये है कि मुगल सराय पर जो मैं रहा ये सतत रहा, कंटिन्यूअस रहा। इसी तरीके मैं भभुआ की बात करूँ तो भभुआ से पहले और भभुआ के बाद भी मैं इसी ट्रेन पे उसी बोगी में बैठा रहा, तो भी मैं ये कहूँगा कि मैं इस पर क्या रहा, कंटिन्यूअस रहा। इसका मतलब बिना रुके टुके मैं एक ही ट्रेन के अंदर बैठा रहा, जिससे मैं वाराणसी से अनुग्रह नारायण पहुंचा। तो ये हमारा क्या सिस्टम रहा, मैं कंटिन्यूअस लगातार चलता रहा और एक ही ट्रेन पे बैठा रहा। ठीक है, तो इस पोर्शन को मैं बोलूँगा कि नहीं मैं कंटिन्यूअस था। आइए मैं सेकेंड बात की चर्चा करूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बुद्ध पूर्णिमा कैंसिल हो जाती है, जिसकी वजह से हमको काफ़ी दिक्कत फेस करना पड़ता है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं वाराणसी से, ठीक है, वाराणसी से किसी और ट्रेन के थ्रू मैं जाता हूँ मुगल सराय। ठीक है, किसी और के ट्रेन के थ्रू मुगल सराय जाता हूँ। जल्दी मुगल सराय से अनुग्रह नारायण की ओर, मतलब गया रोड पे ढेर सारी ट्रेन मिलती है। अब मैं मुगल सराय से क्या करता हूँ, दूसरी ट्रेन से जाता हूँ, मैं अनुग्रह नारायण पहुँच जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ मैं वाराणसी से मुगल सराय गया, मान लो ये मेरा ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे उतरा। अब मुगल सराय से मैं जो अनुग्रह नारायण के लिए ट्रेन पकड़ा वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे गया। इसका मतलब आप देख सकते हो कि मुगल सराय से मैं अगर पहुंचा जिस ट्रेन से, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर है। अब मुगल सराय पे बैठने के बाद मेरा जो पोजीशन है वो यहाँ पर है। इसका मतलब मैं इसमें कंटिन्यूअस नहीं रहा। कहने का मतलब ये है, आप तुरंत देख सकते हो कि वाराणसी से मुगल सराय के लिए मैंने दूसरी ट्रेन पकड़ी, और मुगल सराय से अनुग्रह नारायण जाने के लिए मैंने दूसरी ट्रेन पकड़ी, और ये कंटिन्यूअस लगातार एक सीध में नहीं रहा, क्योंकि हमको यहाँ से मूव करना पड़ा। इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है इसमें कंटिन्यूअस नहीं रहा। तो इस सिस्टम को भी हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस नहीं रहा, मतलब ये हमारा क्या है, आपका असतत है। इसी तरह तीसरा केस और भी देख लीजिए। तीसरा केस ये है कि वाराणसी से मुगल सराय, अब मुगल सराय से हमारा अनुग्रह नारायण, मैं ये 3 मानता हूँ। ठीक है, तो अब इस केस में ध्यान देखिएगा, मैं एक ही ट्रेन से जा रहा हूँ। ठीक है, हुआ क्या कि जब मैं वाराणसी से मुगल सराय एक ही ट्रेन पे गया, तो मुगल सराय में क्या हुआ कि मैं बोगी नंबर मतलब S1 में बैठा था। यहाँ मैं S1 से गया, मगर हमने क्या किया कि जैसे ही मुगल सराय उतरा, आधा 1 घंटे के लिए चाय कॉफ़ी घुमा फिरा, जो ट्रेन हमारे स्टेशन पर रुकी, मैं बाहर गया, चाय कॉफ़ी पिया आराम से। मैं जब अंदर आया तो मेरा बोल किया चलो छोड़ो, मैं S2 में बैठता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं S1 बैठा था मुगल सराय से पहले, अब मुगल सराय के बाद मेरा क्या हो गया, S2 पे हो गया, मतलब मेरा बोगी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये भी सिस्टम जो है हमारा कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमारा खुद का जो पोजीशन है, ट्रेन तो एक ही है, लेकिन हमारा पोजीशन मुगल सराय से पहले और मुगल सराय के बाद क्या हो गया कि पोजीशन बदल गया। मतलब हम पोजीशन क्या थे, हम आपके स्लीपर नंबर 1 में थे, हम यहाँ स्लीपर नंबर बोगी नंबर 2 में चले गए। इसका मतलब ये भी सिस्टम क्या है, ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो कि कंटिन्यूअस क्या होती है। कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल लोग और देते हैं कि अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हो, अगर लगातार आप पेन बिना उठाए ग्राफ बना देते हो, तो वो जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस कहलाता है। अगर आप ग्राफ बनाते समय आपका पेन उठ जाता है तो वो आपका कंटिन्यूअस नहीं कहलाता है। इसका मतलब समझ लीजिए कि जब मैं वाराणसी से अनुग्रह नारायण की ओर गया तो एक ही ट्रेन पे एक ही बोगी में बैठे हुए चला गया डायरेक्ट, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। मगर हम जब वाराणसी से आपका अनुग्रह नारायण की ओर गए तो हमको क्या करना पड़ा, ट्रेन ही चेंज करना पड़ा, मतलब हमारा पोजीशन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इसका मतलब ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। और उसके बाद आप तीसरे केस में देखिए कि हम एक ही ट्रेन पे बैठे हैं और एक ही फंक्शन की ओर जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारा मुगल सराय स्टेशन पे हम स्लीपर नंबर 1 में बैठे थे, मगर मुगल सराय में हमने क्या किया कि स्लीपर नंबर 2 में अपने आप को चेंज किया, मतलब पोजीशन बदल दिया। इसका मतलब इसमें भी हम कंटिन्यूअस नहीं रहेंगे। तो एक ग्राफ के माध्यम से मैं अगर समझूँ कि सपोज़ कीजिए आपका एक ग्राफ है, ठीक है,
कभी हमारा एक पोजीशन पे ऐसे कुछ रहा, ठीक है, एक पोजीशन पे मेरा ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये देखो यहाँ से यहाँ जाने के बाद हमको फिर पेन उठा के यहाँ से यहाँ जाने के बाद हुआ, इसका मतलब ये जो पूरा ग्राफ का सिस्टम देख रहे हो ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब और चीज़ देख लो कि अगर सपोज को मेरा कोई ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है कि यहाँ तक ऐसे रहा, फिर इसके बाद हमारा ऐसे बन गया, तो आप ये कह सकते हो कि ये हमारा क्या रहा, कॉन्टिन्यूअस रहा, यहाँ हमको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जिस फंक्शन में आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ जाती है ग्राफ बनाने में, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अगर जिस फंक्शन में आपको बिना पेन उठाए आपका ग्राफ ड्रा हो जाता है तो आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। ये भी आपका एक डेफिनेशन है, चूँकि ये एक व्यावहारिक डेफिनेशन है, और इसका जो मैथमेटिकल टर्म में डेफिनेशन की बात की जाए तो आपको इस तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। उम्मीद करते हैं कि इधर का कॉन्सेप्ट आपको स्टेशन के माध्यम समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस साइड के कॉन्सेप्ट का, जो हमारे आपके कॉन्सेप्ट पर आधारित डेफिनेशन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैथमेटिकल टर्म, थ्योरेटिकल टर्म में जो डेफिनेशन है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके समझने के बाद हम एक एग्जांपल भी लेके चलेंगे। तो जैसे दिया हुआ है कि अ फंक्शन एफ एक्स हैज़ इट्स डोमेन रेंज आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में, हैज़ इट्स डोमेन एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब सारे जो नंबर रहे होंगे डोमेन्स उसके सारे नंबर रियल नंबर हो। इफ़ देयर इज़ अ पॉइंट C इन इट्स डोमेन, इसके डोमेन में कोई एक पॉइंट C है, देन द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट C। वह जो फंक्शन एफ एक्स है उस डोमेन में जो पॉइंट C है उस पर कंटिन्यूअस तभी कहलाएगा जब, आप लोग लिमिट पढ़े होंगे कि जब उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर होती है, तभी वह आपका कंटिन्यूअस कहलाएगा, अन्यथा कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये मत कह दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यह मैथमेटिकल भाषा नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग कुछ और तरीके से लिखते हैं। हम लोग इसको लिखने का जो मैथमेटिकल तरीका आप लोग लिमिट में सीखे होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स जो है सी पर अगर हमको कॉन्टिन्यूटी पता लगानी है तो लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस का मतलब यह है कि यह आपके लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि इसके पॉइंट के पहले मुगल सा जो आप देख रहे हो इसके कुछ यूनिट पहले यह लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाएगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं उस फंक्शन एट सी के इधर, मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट उसी फंक्शन का और उसी फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट को हम लोग क्या करते हैं C प्लस से डिनोट करते हैं। इसका मतलब उतना ही यूनिट आगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो है फंक्शन एट C, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सभी जो फंक्शन आपका ये जो देख रहे हो, अगर यहाँ की लिमिट, यहाँ की लिमिट और यहाँ की जो लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये फंक्शन की लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट जो इस पोजीशन पे अगर ये तीनों आपस में बराबर होता है तभी वह कॉन्टिन्यूअस होगा, अन्यथा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि मुगल सराय से कुछ किलोमीटर पहले भी हम उसी पोजीशन पे थे, मुगल सराय पर भी उसी पोजीशन पे थे और मुगल सराय के बाद भी 1 किलोमीटर बाद भी हम उसी पोजीशन पे हैं। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पोजीशन पे और उस पोजीशन के कुछ मतलब राइट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो वो हमारा जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। तो यहाँ तक आपका जो पूरा मैंने ओवरऑल एग्जाम्पल के माध्यम समझा, तो आपको कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूटी समझ में आ गई होगी। इसको और तरीके से कुछ लोग ऐसे सॉल्व करते हैं और कभी कभी क्या होता है कि इस सिद्धांत का भी इस्तेमाल करना होता है। हम मान लेते हैं कि जो फंक्शन C में एक एच कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर ये कॉन्टिन्यूअस एट C, जो डोमेन दिया गया अगर उस पॉइंट C पर कॉन्टिन्यूअस है, तो हम क्या करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है तो एफ सी माइनस एच लिखेंगे, अगर राइट हैंड लेनी है तो C प्लस एच लिखेंगे और उसका जो फंक्शन जो C पर वैल्यू निकालनी है वो एफ फंक्शन C ले लेंगे। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो भी वो लिमिट हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। कहने मतलब आइए एग्जाम्पल समझते हैं कि हम ध्यान देखिएगा, यहाँ हम h यूनिट मुगल शहर से h किलोमीटर पहले की बात करें, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहाँ माइनस h हो जाएगा। अगर हम मुगल सराय से h किलोमीटर बाद निकालें तो देखो ये हमारा राइट हैंड लिमिट हो जाएगा और मुगल सराय पर C पर हम जो है उस पर अगर लिमिट निकालें, ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर हमारा बराबर हो जाता है तो वह हमारा क्या कहलाएगा, हमारा वह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम आपको समझ में आया होगा। ये डेफिनेशन आप इसको तैयार कर लीजिएगा, मैथमेटिकल टर्म है और यह 2 डेफिनेशन है और ये आपके चीज़ें सेम है। आप हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल सीखेंगे कभी कभी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, कभी कभी इसका इस्तेमाल करेंगे। जो C माइनस आप देख रहे हो ये लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करता है, यहाँ जो C प्लस है वो राइट हैंड लिमिट को डिनोट करता है, और जो आपका फंक्शन C है वो उस C पर उस फंक्शन की वैल्यू डिनोट करती है। मैं इस फिगर के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर ये मुगल सराय स्टेशन है, उसके h किलोमीटर पहले भी मैं उसी पोजीशन पे था, h किलोमीटर बाद भी उसी पोजीशन पे था, और मुगल सराय के पोजीशन पे भी मैं, मुगल सराय स्टेशन पे भी मैं उसी पोजीशन पे था। अगर ये तीनों पोजीशन सेम रहता है तो भी मैं कहलाऊंगा कि भाई मैं कंटिन्यूअस रहा। नहीं तो अगर कुछ ऐसा रहा कि भाई मुगल सराय पे हम कहीं और थे, उसके बाद कुछ देर में कहीं और हो गए, तो कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। तो जो भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, किसी में हमारा ये कंडीशन यूज होगा, किसी में हम लोग ट्रेन चेंज कर देंगे, ये होगा, कभी कभी क्या होगा हम लोग बोगी चेंज कर देंगे। कुछ इसी तरीके से हम लोग को सीखना होता है। और हमारे कॉन्टिन्यूअस के कुछ आपके कंडीशंस होते हैं, टर्म एंड कंडीशंस को अगर हम याद कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल बनाना काफ़ी आसान होता है, जिसमें आपका एल्जेब्रिक सिस्टम होते हैं, आपके इनवर्स के सिस्टम होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कुछ ऐसे होते हैं, जिसमें आपके मॉड्यूलस फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके कुछ नियम कानून है, अगर उसको हम लोग याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैं आज का कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूअस का मैंने आज केवल इंट्रोडक्शन डेफिनेशन क्लास रखा था, इसको आप तैयार कर लेते हो तो आपको काफ़ी आसान मिलेगा। अगला मेरा न्यूमेरिकल सीखने में मैं पूरा चैप्टर्स के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉन्टिन्यूटी समझ जाते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी आपको आसान लगेगी, डिफरेंशिएबिलिटी समझ जाते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन के जो एप्लीकेशंस होते हैं आपको वो समझ में आएगा, और इंटीग्रेशन भी अच्छे समझ में आएगा। इंटीग्रेशन समझ आने के बाद आपको क्या होता है कि इंटीग्रेशन के जो आपके एप्लीकेशंस है वो समझ में आ जाएंगे, और अगर वो आपको ये ओवरऑल सब कुछ समझ में आ जाता है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझ में आ जाएंगे। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये पूरा पोर्शन मिला के 44 मार्क्स का डिनोट करता है। जैसा मैंने शुरुआत में ये बताया कि यह आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे भी काफ़ी काम करेगा। याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के जो बुक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आज हम लोग एक ही बुक में पढ़ रहे हैं। जब आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़िएगा, बीटेक कीजिएगा, आप जो भी अगर स्टैंडर्ड पढ़ाई करते हैं, एमएससी बीएससी करते हैं, तो एक एक चीज़ के अलग अलग बुक पढ़ने पड़ते हैं। इसलिए क्लास 11-12 में आप मन से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मतलब कैलकुलस ओवरऑल अच्छे से पढ़िएगा, जिससे आपको आगे आने वाले लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप मैथमेटिक्स से कुछ भी करते हैं। मैथमेटिक्स का काफ़ी बड़ा स्कोप हमारे लाइफ में। तो ये पूरे फंक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे फिर डिस्कस करूँगा। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो भी चीज़ें आप हमें कमेंट में जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू।